उठ गए, नींद खुल गई। सर अब नींद खुलती का है, अब तो नींद ही नहीं आती। जब से डेट आई है तब से बस टेंशन ही टेंशन। अब नींद नहीं आएगी, है ना। अब नींद उड़ चुकी है, मुझे भी पता है। सर्दियाँ भी खत्म होने को है, तो अब नींद वैसे भी नहीं आएगी, है ना। वो सर्दियों का टाइम था जब नींद ज़्यादा आती है, और डेट आने के बाद ऐसा ही होता है, हड़बड़ाहट हो जाती है। तो सबसे पहली बात कि बेटा हड़बड़ाना नहीं है, आपके पास जो टाइम है उसको कैलकुलेट करना है। आज जाते ही अभी बीच में टाइम मिलेगा, है ना, शाम को क्लास है वापस 2 बजे से, तो उसके बीच में टाइम मिलेगा, तो एक छोटा सा काम करके ज़रूर आना, क्योंकि मैं पूछूंगा क्लास में 8 तारीख तक आपके कितने दिन बचे हैं आज से, ये चीज़ कैलकुलेट करके आनी है, ठीक है। इस बार फरवरी में 28 दिन है या 29 दिन है? 28 ही है क्या, या 27 हो गए इस बार? 28 ही है। तो उस हिसाब से अपने दिन कैलकुलेट करके आना कि अब एग्ज़ाम के बीच में कितना टाइम बचा हुआ है, ओके। ये हमें पता होना चाहिए, और हर रोज़ जो है वो एक दिन कम होना चाहिए हमारे माइंड में, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हर रोज़ जो है वो एक दिन कम होता जा रहा है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ये एक छोटा सा काम है, वो आपको प्रेशराइज करने के लिए नहीं है। ये मत समझना इसका मतलब है कि मैं आप पर प्रेशर डाल रहा हूँ कि आपको हर रोज़ याद रहे कि आज 50 दिन है, तो फिर आज 49 दिन हो गए, फिर 48 दिन हो गए, फिर 47 दिन हो गए। तो वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए नहीं है। ये किस लिए है कि आप अपने कोर्स के लिए कितना समर्पित होकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो चीज़ चेक करने के लिए है। कि आपको पता होना चाहिए कि आज मेरे पास 50 दिन बचे हैं, तो मैंने कितना कोर्स कवर कर लिया है। कल एक दिन कम हो जाएगा, उस एक दिन में मैंने क्या तैयारी करी है अपने एग्ज़ाम के लिए, वो मेरा मोटिव है। वो आपको चीज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगर ये कैलकुलेट नहीं करोगे तो दिक्कत क्या होगी वो सुन लो। आपके पास टाइम उतना ही है, हर रोज़ कम होता रहेगा, ऐसा तो नहीं कि किसी दिन एक दिन बढ़ जाएगा, नहीं होगा ऐसा कभी भी, है ना। हमेशा कम होगा। अब उसके अंदर आपके पास कोर्स है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। जितना कोर्स फिक्स हो चुका है उतना कोर्स है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप उस कोर्स को कम करना चाहते हो या उसको उतना ही रहने देना चाहते हो, ठीक है। बढ़ेगा कुछ नहीं, ना तो टाइम बढ़ेगा ना कोर्स बढ़ेगा, दोनों चीज़ें उतनी है। लेकिन कम क्या करते हो वो आपके ऊपर है। टाइम तो अपने आप कम हो जाएगा, तुम ऐसे ही आराम से बैठे रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि 7 मई हो जाएगी और अगले दिन आपका एग्ज़ाम है, लेकिन ये आपके हाथ में है कि कोर्स का आप क्या करते हो, है ना। कोर्स के साथ आप क्या करते हो वो आपकी मर्जी है। आप अगर चाहो तो उस कोर्स को कम भी कर सकते हो अच्छी तरह से पढ़ के, और अगर चाहो तो उस कोर्स को उतना ही रहने दे सकते हो, ओके। अब बात आती है कि सर हमारे पास कोर्स है वो भी अब धीरे धीरे कम करने की बात तो आपने कर दी, पर करें कैसे हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि जब से 8 मई सुना है तब से सब कुछ भूल गए हैं। पूरे साल में जो पढ़ा था, जो याद था, वो सब गायब हो चुका है। दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, 8 मई, है ना, और कुछ नहीं चल रहा है। तो पहली बात ये टेंटेटिव डेट है, कोई फिक्स नहीं है कि 8 मई को हो, ठीक है। आज तक इतना जल्दी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, बहुत मुश्किल से कभी हुआ है, तो डेट आगे बढ़ सकती है, पहली बात तो ये। लेकिन वो तुम्हारी तैयारी पर कोई इफेक्ट डालना नहीं चाहिए। ये नहीं कि सर ने कह दिया 8 मई को नहीं होगा, 22 मई को होगा, ठीक है। तो इसलिए अपने पास 14 दिन और हो गए, अब आराम कर लेते हैं 7 दिन, फिर 7 दिन पढ़ेंगे, तो वो नहीं करना है, ठीक है। 8 मई डेट आ गई है, हो सकता है कि 8 मई को ही हो जाए, और किसी कारणवश मान लो कोई एग्ज़ाम बीच में आ गया तो हो सकता है वो 7 दिन 14 दिन आगे बढ़ जाए। संडे को ही होगा एग्ज़ाम, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो डेट बढ़ेगी आगे तो 7 दिन के हिसाब से बढ़ेगी, है ना। तो अब हमें जो स्ट्रेटजी अपनानी होगी, जो मैं समझता हूँ, या फिर अगर मैं अपनाता खुद, मेरा भी एग्ज़ाम इतना ही जल्दी होता तो मैं क्या करता। तो सबसे बढ़िया काम मैं सबसे पहला यही करता कि मेरे टॉपिक्स को मैं बांट लेता, कौन सा मुझे आता है कौन सा नहीं आता। सबसे पहला काम यही करता। चाहे इसमें मुझे 2 दिन का टाइम लग जाता कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन के बाद जब मैं पढ़ने बैठता तो उस टाइम पर फिर मुझे कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहता कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसी हमारी आदत है वो क्या कहती है कि जब इतना सारा कोर्स है तो सबसे पहले वो पढ़ो जो हमें आता है ना। इतना सारा कोर्स है, इतने सारे टॉपिक्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े, तो अपन सोचते हैं यार मेरे को मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र अच्छे से आता है, मैं पहले वो पढ़ लेता हूँ, जबकि वो मुझे आता है। फिर भी मैं सबसे पहले उसी को पढ़ूंगा, ठीक है। उसमें टाइम वेस्ट करूंगा और उसके पीछे वो छोड़ दूंगा जो मुझे नहीं आता है,
ठीक है, ये चीज़ हर इंसान करता है, ये एक मेंटल हमारी जो साइकोलॉजी है वो चीज़ है। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहला काम करना है कि कौन सा टॉपिक मुझे आता है, कौन सा नहीं आता, दोनों को अलग कर लो। ठीक है, और कुछ मेरे जैसे महानुभव होंगे तो वो तीसरा कॉलम और बना लेंगे जिसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, जिसमें मुझे आता भी है और नहीं भी आता है, दोनों चीज़ें हैं। तो आपके चाहे 2 टेबल बने, 3 टेबल बने, 3 कॉलम आपने बना लिए, ये टॉपिक मुझे आते हैं, ये टॉपिक नहीं आते, इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, अब आपको जो काम करना है वो पूरे दिन में 3 काम करने होंगे, उसके बिना एग्जाम फाइट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, पहला काम पढ़ाई, आपको वो टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो कि आपको नहीं आते। सच बात है, खुद भी समझते हो इस चीज़ को, बड़े हो चुके हो थोड़े, 8 मई के बाद तो वैसे ही तुम्हारी उम्र 2 साल बढ़ गई है ना, तो अब समझदार हो गए हो, तो आपको वो टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे जो आपको नहीं आते। नहीं पढ़ के जाओगे तो तुम्हें नुकसान एग्जाम में हो जाएगा, ये समझते हैं। ठीक है, दूसरा आपको रिवाइज करना है वो टॉपिक जो आपको आता है ना। अब समझ में आया मैंने क्यों कहा था कि वो कॉपी बना लो, याद आ रहा है धीरे धीरे कुछ, है ना, कहा था ना, शुरू से कहता आ रहा हूँ। तो कारण यही था, जिस दिन ये डेट घोषित हो जाती है, जिस दिन हमारे पास टाइम कम बचता है ना, उस दिन हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम वापस उसी पूरी की पूरी किताब को या पूरी कॉपी को लेकर बैठ जाते हैं और उसमें से एक एक लाइन रटने बैठते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। हमारे पास अगर वो कॉपी तैयार है तो हम बहुत ही आसानी से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आराम से उससे पढ़ लेते हैं, 10 मिनट में एक टॉपिक रिवाइज, खत्म हुआ काम और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें अब पुराने टॉपिक्स जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमें आते हैं, जो इजी लगते हैं, वो हमें रिवाइज करने हैं। कोई भी एक टॉपिक दिन का ले लो आप, कि आज मान लिया मैंने कोई भी एक टॉपिक ले लिया, जैसे जो मेरे को आता है, अच्छे से आता है, जो सबसे सिंपल है। ठीक है, मान लिया हमारा इरोजन ही है, मृदा क्षरण, वो तो आता है अच्छे से, वो तो अच्छे समझ लिया, आज उसको रिवाइज कर लो बस। ठीक है, एक टॉपिक आपका रिवाइज तो हुआ, कम से कम आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप कंफ्यूज तो नहीं होगे, है ना। दूसरा काम क्या करना है कि आपको वो टॉपिक पढ़ना है जो आपको नहीं आता है, जैसे फर्टिलाइजर से अभी तक हमने पढ़े नहीं, आज हम पढ़ेंगे, तो आज पढ़ने का काम भी कर रहे हैं, 2 काम हो गए। तीसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं ना, वहाँ तो और कोई काम नहीं है, वहाँ पे कहीं लिखना तो है नहीं हमें। 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से एक ऑप्शन हमको टिक करना है। अब वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अब स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, और फिर अगर क्वेश्चन में दिक्कत है, इसका मतलब हमारा टॉपिक सही से कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमें उसको अगले दिन रिवाइज करके और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आप दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। आप क्लास में पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ने का काम, आपको रिवाइज करना है एक टॉपिक, और तीसरा काम है आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। चाहे दिन के 10 क्वेश्चन करो, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें फर्स्ट रैंक ही लेकर आनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है तो तुम्हें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने दिन के, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको दिन के 10 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन करो, 50 करो, आपकी मर्जी, बट क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि हाँ एग्जाम में ऐसी चीजें आती है, हमें इस हिसाब से क्वेश्चन है वो वहां पर टिक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें अगर आप कर लोगे आपके पास बचे हुए टाइम में, अब जहाँ तक मैं सोचता हूँ लगभग आपके पास 90 दिन बचे हैं। कितने दिन है? 97 है क्या? 87 है, कोई बात नहीं, 90 के आसपास है। ठीक है, तो आपके पास ये दिन जो भी बचे हुए हैं, अब ये धीरे धीरे कम होते रहेंगे। आपको हर रोज अगर इन 3 चीज़ों को आप अप्लाई करके चल लोगे तो आपको 2-3 दिन तो बड़ा अटपटा सा लगेगा, ये हो क्या रहा है, मैं पढ़ भी रहा हूँ, रिवाइज भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको रूटीन में ले आओगे ना तो आपको मज़ा आने लगेगा कि हाँ मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं पुराना रिवाइज भी कर रहा हूँ, और मैं एग्जाम के लिए अपने क्वेश्चंस भी तैयार कर रहा हूँ, है ना। तो तीनों चीज़ें जब आप पूरे दिन में बांट लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। दूसरा, आपको अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आप खुद समझते हो, खुद जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुद टाइम वेस्ट करोगे तो बाद में तुम्हारा जीव दुखेगा कि ये मैंने क्या किया, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो कल का आपके पास टाइम आएगा, है ना, आज सैटरडे, कल संडे है, कल का टाइम आएगा ना, तो कल के टाइम में आप ये चीज़ मान के चल लो कि आपको कम से कम 2 टॉपिक रिवाइज करने, एक नहीं करना, कितने करना? 2 टॉपिक, कोई सा भी सब्जेक्ट हो,
सब्जेक्ट की कोई बंदिश नहीं है, चाहे एग्रीकल्चर करना चाहो, केमिस्ट्री या बायो, कोई सी भी तुम्हारी मर्जी हो, तो कोई भी एक सब्जेक्ट लेके उसके 2 टॉपिक रिवाइज कर दो, नया नहीं पढ़ना कल, ठीक है। कल क्लास नहीं है तो नया नहीं होगा, ठीक है। क्लास होगी तो कुछ नया 2 घंटे 4 घंटे जो भी पढ़ लेंगे, बट आपको 2 टॉपिक कल रिवाइज कर देने हैं। तो एक दिन में आप 2 दिन का काम कर लोगे, तो इससे आपको खुद अच्छा अंदर से फील होगा कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तीसरा एक चीज़ और जो है वो थोड़ा सा अपन ये सोच सकते हैं कि जब भी पढ़ रहे हैं कोई नई चीज़ पढ़े या फिर जो पुराना रिवाइज भी कर रहे हैं, तो अब चीज़ों को इम्पोर्टेंट मार्क करना स्टार्ट करो कि आपको क्या इम्पोर्टेंट लगता है। टीचर ने हमें क्या इम्पोर्टेंट बताया है, हर टीचर बताता ही होगा, है ना, कि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मार्क कर लेनी है कि इम्पोर्टेंट है। उस पर स्टार बनाना चाहो स्टार बना लो, नहीं आता कुछ भी तो गोला बना दो, ठीक है। तो जैसे चाहो वैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मार्क करनी है, और टीचर की बताई हुई चीज़ें एग्ज़ाम में 90% आती ही आती है, फिक्स है, क्योंकि उनको पता है कि एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो आपको माइंड को अलर्ट रखना पड़ेगा, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट बताई है उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, और ज़्यादातर कोशिश करो उन्हीं चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। तो आपको उससे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा ऐसा भारी भी नहीं लगेगा कि अब मेरे ऊपर इतना बड़ा जो है 3 सब्जेक्ट का पहाड़ पड़ा हुआ है, वो चीज़ जो है वो बहुत कम हो जाएगी, है ना। घबराना नहीं है, ज़िंदगी में बहुत लंबी चौड़ी है ज़िंदगी, बहुत सारी चीज़ें होनी है, तुम्हारी शादी भी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, तुम बूढ़े भी हो जाओगे, और लास्ट में तुम सेम टू यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी है, लेकिन उसके बीच में तुम्हारे पास जो ये टाइम है अभी कुछ दिन, उन दिनों में तुम क्या करते हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। टीचर ने क्या पढ़ाया उसने अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाया, मम्मी पापा है तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन अब जो टाइम है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अगर ये मेहनत कर लोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर से, बहुत अच्छी रैंक से पास हो जाओगे, और इस टाइम पे या तो हिम्मत हार गए या फिर रेस्ट ले लिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात जो है वो बचपन में आपने कहानी के रूप में पढ़ी होगी, खरगोश और किसकी, केचुआ नहीं था कछुआ था, हाँ केचुआ नहीं था कछुआ था, केचुआ तो आज पढ़ेंगे। तो कछुआ और खरगोश की हुआ क्या, खरगोश बहुत जल्दी जल्दी दौड़ के आगे चला गया, जाके सो गया कि अब क्या है, अब तो कुछ नहीं बचा, अब थोड़ी देर बाद उठ के फिर चले जाएंगे। इतने में कछुआ धीरे 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 चलता चलता वो रेस को पार कर गया। जो है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये पुरानी आपकी बचपन की कहानी थी, आज की जो कहानी है वो बदल चुकी है। आज के जो बच्चे हैं वो खरगोश की तरह सारे के सारे, कोई कछुआ नहीं है, ठीक है। वो क्या चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर कर ले, और पहले खरगोश जो है वो फिनिश लाइन से पहले सो जाता था, अब नहीं सोते, अब फिनिश लाइन पार करके फिर सोते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा खरगोश बनना है जो फिनिश लाइन को क्रॉस करे और उसके बाद आराम करे, हमें उससे पहले आराम नहीं करना है, ठीक है। उससे पहले सोच लो तुम्हारे पास अब सोने का टाइम नहीं है, दिन के 4 घंटे भी नींद हो रही है, 5 घंटे भी नींद हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम जो है बढ़ा लो, 6 घंटे दिन की नींद लो, ठीक है। पूरे दिन की बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं 6 घंटे दिन की नींद के, दिन में सो गए 6 घंटे, रात को सो रहे 8 घंटे, 14 घंटे दिन की नींद, वो नहीं करना है। एक दिन का मतलब 24 घंटे में आपके लिए अब 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, बहुत है। सर्दियाँ भी खत्म होने को है, अब नींद नहीं आएगी इतनी, अब अपन को जो ध्यान है वो पूरा अपनी पढ़ाई पे दे देना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गई सीरियस बात। दूसरी चीज़, लाइफ में कभी भी मज़े करना नहीं छोड़ना, ये रूल हमेशा मान के चलना। हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, हमेशा दिल में मस्ती होनी चाहिए, इधर उधर एक दूसरे को परेशानी करते रहो, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है, जो बर्डन पड़ा हुआ है ना वो फील नहीं होता, ठीक है। आपको 10 किलो का बैग दे दूँ और कहूँ यहाँ से तुम है ना बस स्टैंड तक चले जाओ, तुम नहीं जा पाओगे, लेकिन तुम्हारे साथ 2-4 तुम्हारे जैसे और भेज दूँ, तुम बातें करते करते ही उसको घसीटते घसीटते ले जाओगे, लेकिन ले जाओगे, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। अपने आप को थोड़ा सा खुश रखो, मस्त रहो, आराम से। पढ़ाई है, सबको करनी है। अब उसके ऊपर हमारा जो ऑप्शन है वो इतना सा है, जो मेरे पापा मुझसे कहते थे जब मैं पढ़ता नहीं था उस टाइम पर, अभी भी नहीं पढ़ता वैसे, पर
उस टाइम जब नहीं पढ़ता बिल्कुल भी, उस टाइम पापा मुझसे ये कहते तो क्या करना चाहता है? फिर वही हमारी हालत, सिर नीचे और आंखें बंद और चुपचाप, कोई नहीं थोड़ी देर बोल लो चलेगा। फिर वापस पूछते हैं कि क्या करना चाहता है ये तो बता। फिर मैं मन ही मन सोचता कि मुझे ही नहीं पता, अभी तो क्या बताऊं। बस ये है कि एग्ज़ाम पास हो जाए, हिस्ट्री पढ़ी नहीं जाती, हिस्ट्री में समझ में नहीं आता, ये करना है। तो पापा मुझे एक बहुत अच्छा ऑप्शन देते थे, कहते तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो पढ़ ले या फिर गांव में जो है 2 बीघा ज़मीन है वो तेरे नाम कर देंगे, वहाँ खेती कर लेना, ठीक है, अच्छा है, वहाँ हल चलाना, 2 बैल जो है, 1 जोड़ी बैल तुझे दे देंगे, नहीं हो तो ट्रैक्टर पकड़ा देंगे, आराम से चलाना, हल हाँकना और वहाँ पे फसलें उगाना, ठीक है। अब दोनों में से क्या काम इजी है वो तू देख ले। फिर मैं यही सोचता था कि यार खेती करना आसान है पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पढ़ने के लिए एक जगह बैठना पड़ता है और मुझसे एक जगह बैठा नहीं जाता है ना। होता है ना, हम कई लोग हैं उनके अंदर अभी भी पूर्वजों के गुण है ना, वो उछलते फिरते रहते, 5-10 मिनट भी एक जगह बिठा तो नहीं बैठ सकते। तो मेरे अंदर भी वही चीज़ थी। पर फिर धीरे धीरे पता पड़ा कि एक किसान जो है वो बड़ी मुश्किल से इतनी भरी गर्मी में, भरी सर्दी में, भरी बारिश में खड़ा रहकर भी वो आराम से क्या करता है, मन में विश्वास रख के कि इससे कुछ पैदावार मिलेगी, वो फसल उगाता है ना, करता है। वो बहुत बड़ी चीज़ है। पढ़ना बहुत आसान है। तो पापा मुझसे कहते हैं कि अब तेरे पास क्या ऑप्शन बचा? मैंने कहा पढ़ना तो है ही। तो पापा ये कहते हैं तुम उदास होके क्यों बोल रहा है कि पढ़ना ही है? खुश होकर बोलो कि पढ़ना है और अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ के अपना सिलेक्शन करा लेंगे। तो इतने आराम से, इतने प्यार से मुस्कुरा कर कहूँ, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, पढ़ना है, एक तो उदास होकर और एक है मुस्कुरा कर, ठीक है। ऑप्शन 2 है। अब उनमें से तुम्हारी मर्जी है, जो तुम चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तो कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तुम्हारे भी पापा कहते हैं कि तुम्हें खेती करा दे? नहीं कहते ना? कहते हैं क्या? वो डराने के लिए कहते हैं, ठीक है, वो नहीं कराएंगे, इस चीज़ को मान लो। बट तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, पढ़ना है, एक तो खुश होकर और एक उदास होकर। तो वो तुम्हारे ऊपर है, अब क्या करना चाहते हो? खुश होकर पढ़ना चाहते हो? पक्का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? मन में है विश्वास? हम होंगे कामयाब एक दिन 8 मई को? पक्का? भूल तो नहीं जाओगे? 3 बातें करनी है पूरे दिन में, कौन कौन सी? एक तो पढ़ाई, एक रिवीजन और एक क्वेश्चन। 3 चीज़ें जो है हर रोज करना। कभी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज़ है, हाँ समझ गए ना? हाँ। अब या फिर तुम्हारी मुस्कुराहट बता देती है, या तो ध्यान भटक रहा हो, या फिर हो सकता है मन नहीं लग रहा हो। कई बार होता है ना, पढ़ने बैठते नींद आ जाती है। कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लेना, ठीक है। नंबर नहीं हो तो सर से ले लेना, ठीक है। जब भी मन करे कि नहीं सर मेरे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, उस टाइम मुझसे बात कर लेना, ठीक है। आई एम अवेलेबल 24/7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर भी रात को कभी कभी सो जाता हूँ तो ज़्यादा परेशान मत करना, दिन में कॉल कर लेना। तो उस टाइम जो है आपके लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। ये मोटिव नहीं होने, मन नहीं लग रहा, सर से बात कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बात करनी है। चलिए आगे बात करें बेटा। ओके, लास्ट हमने क्या स्टार्ट किया था? ओके, पोषक तत्व स्टार्ट किए थे। ओके, हम मैन्योर्स पढ़ रहे थे, हमारे जो खाद है वो पढ़ रहे थे। चलिए रिवाइज कर लें जल्दी से। खाद कितने प्रकार के थे बेटा? 2 प्रकार के, एक तो स्थूल खाद और एक सांद्र खाद। स्थूल खाद जो है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ज्यादा होता है। पोषक तत्व क्या होते हैं? कम होते हैं। उसको ज्यादा मात्रा में देते हैं या कम मात्रा में? ज्यादा मात्रा में देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद है? एक तो है FIM या गोबर की खाद, दूसरा कंपोस्ट, तीसरा वर्मी कंपोस्ट, चौथा ग्रीन मैन्योर या हरी खाद और 5वां पोल्ट्री खाद, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो स्थूल खाद याद रखने वो कितने बेटा? 5 है। उसके अंदर हमने पिछली बार कितनी बातें कर ली थी? 2 बातें कर ली थी शायद। ओके, कंपोस्ट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट हमें कंप्लीट करना है, तो एक बार अपन वर्मी कंपोस्ट जो है उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो है ग्रीन मैन्योर की बात करेंगे।
ओके, इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, मैन्योर्स के अंदर ये इसको ऐड कर ले। एक बार वर्मी कंपोस्ट पढ़ लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड कुछ चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाती, ठीक है, उसकी बात कर लें। सबसे पहले कंपोस्टिंग तो कंप्लीट हो गया था। ओके, अपन ने बात करी थी कंपोस्टिंग के कितने मेथड है? 3 मेथड है। पहला कौन सा? इंदौर विधि, दूसरा बैंगलोर विधि और तीसरा नाडेप विधि। इंदौर विधि किसने दी? एल्बर्ट होवार्ड और यशवंत डिवार्ड या वाई डिवार्ड कर लो, ठीक है, कोई नहीं पूछता उसको। दूसरी बात करें किसने दिया बैंगलोर मेथड, और तीसरा नाडेप विधि, नाडेप काका ने, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वायवीय विधि कौन सी है बेटा? एरोबिक मेथड कौन सा है? इंदौर। एनारोबिक या अवायवीय विधि कौन सी है? बैंगलोर विधि। और वायवीय तथा अवायवीय दोनों कौन सी है? नाडेप विधि, ठीक है। तीनों जो हमारी विधियां हैं उसमें कंपोस्ट कितने महीने में तैयार हो जाता है? 4 महीने में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने लग जाए, बट 4 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। खाद को पलटने का काम किस में करते हैं? इंदौर विधि में। बेंगलोर में नहीं करेंगे, बेंगलोर क्या है? अवायवीय है, उसमें नहीं पलटेंगे, वायवीय में हम पलटते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर ले वर्मी कंपोस्ट की। तो इस वर्ड को हमने बनाया बेटा, देखें इसको, वर्मी और कंपोस्ट। तो वर्मी जो वर्ड लिया हुआ है बेटा वो किससे लिया है? वर्म से लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है? वर्म। और ये जो वर्म है वो सिंपल वर्म नहीं है। कौन सा वर्म है बेटा? अर्थवर्म है। कौन सा है? अर्थवर्म। और इसी अर्थवर्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? केचुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? केचुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो खाद है वो किसकी खाद है बेटा? केचुए की खाद। किसकी खाद है? केचुए की खाद। ओके, तो वर्मी कंपोस्ट जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? केचुए की खाद कहते हैं। ओके, चलिए अब केचुए की खाद का ये मतलब नहीं है केचुओं को खाद बना दो आप, ठीक है। इसका मतलब है केचुओं की मदद से मिलने वाली खाद, उनकी मदद हम यहाँ पर लेंगे। तो किस तरह लेंगे? उसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि केचुए क्या चीज होती है, पहले हमें वो चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बात कर ले एक बार, सिर्फ इसका सिंपल वर्ड लिख लो। वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या है? वर्म। और वर्म कौन सा है? अर्थवर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? केचुआ कहते हैं। फिर इसका इंट्रोडक्शन देख ले अपन, थोड़ा सा आगे आगे इसके अंदर। ओके, यहीं पर देखें, वर्मी का मतलब क्या है बेटा? अर्थवर्म। और कंपोस्ट का मतलब क्या है? मैन्योर, या फिर हम कह सकते हैं खाद, ठीक है। कंपोस्ट की अगर डेफिनेशन पूछ ले तो डेफिनेशन क्या होगी? कंपोस्ट की डेफिनेशन, कंपोस्ट क्या होता है? ओके, कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त खाद। लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए? सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होना चाहिए, उसको हमने कंपोस्ट कहा। अब वो जो अपघटन हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है बेटा? यहाँ पर अर्थवर्म की मदद से हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? केचुए की खाद कह देंगे। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। सेकंड चीज हमें याद क्या रखनी है बेटा? कि ये जो अर्थवर्म जो है यहाँ पर हम यूज करते हैं वो हमारे पास अलग अलग टाइप के हैं। कौन कौन से टाइप के हैं एक बार इसको समझ लें। यहाँ पर जो भी हम केचुए उपयोग करते हैं वो केचुए होते हैं कैसे? एपीजिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एपीजिक केचुए होते हैं। अब एपीजिक क्या होता है हमें पता है क्या? जानते हो? ओके, कहाँ रहते हैं बेटा? आपने बायोलॉजी में केचुआ पढ़ लिया? नहीं पढ़ा क्या अभी? ठीक है, अपन पढ़ लेंगे। ओके, तो एपीजिक जो है इसका मतलब एक बार समझ लेंगे। एक बार सिर्फ इसके अंदर लिख लो इस चीज को कि यहाँ पर केचुए जो यूज करते हैं वो कैसे होने चाहिए? एपीजिक। दूसरा, इसके अंदर जो समय हमें लगता है बेटा वो कितने महीने का समय लगता है? 2 महीने का समय लगता है। लगभग कितने दिन? 60 दिन। कितने दिन? 60 दिन। तो केचुए की खाद कितने दिन में तैयार होती है? 60 दिन में। ये इसका पहला फायदा। आप अगर गोबर की खाद की बात करो तो कितने दिन में तैयार हुआ बेटा?
4 से 5 महीने जब हमने पिट मेथड से या गड्ढा विधि से बनाया, ट्रेंच विधि से बनाया। बाकी इसके अलावा 7 से 8 महीने लग जाते हैं। कंपोस्ट की बात करें तो 4 से 5 महीने, लेकिन वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में तैयार हो रहा है? 60 दिन में। तो पहला फायदा तो यहीं पर आ गया। चीजें हमको दी हुई है, इन तीनों का मतलब जरूरी है, क्योंकि आपको डेफिनेशन के रूप में एक लाइन दे देता है और पूछ लेता है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, पहली हमारे पास जो है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है? खेती करना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वर्मी कल्चर का मतलब क्या है? केचुए की खेती। किसकी खेती बेटा? केचुए की खेती, या हम कह सकते हैं केचुए का पालन। ओके, केचुए को पालना क्या कहलाएगा? वर्मी कल्चर कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। दूसरी बात करें, हमारे पास है वर्मी कंपोस्टिंग। कौन सी बेटा? वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या हुआ? वर्मी कंपोस्ट क्या लिखा हमने? केचुए की खाद। और वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब खाद बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया। ओके, तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन हुई, एक तो वर्मी कल्चर और एक कौन सी? वर्मी कंपोस्टिंग। तीसरी हमारे पास जो है बेटा वो कौन सी है? वर्मी कास्ट। कौन सी है? वर्मी कास्ट। ओके, अब ये हमारे पास थोड़ी सी और अलग है। कास्ट का मतलब क्या होता है? ये वो वाली कास्ट नहीं, हिस्ट्री वाली नहीं है, बायोलॉजी वाली है। कास्ट का मतलब होता है अवशेष। क्या मतलब होता है? अवशेष। ठीक है, तो वर्मी कास्ट का मतलब क्या हुआ बेटा? जो हमारे केचुए हैं उन केचुओं का अवशेष। ठीक है, केचुए द्वारा बनाया गया अवशेष पदार्थ, इसको क्या कहा जाता है? वर्मी कास्ट। तो हमारे पास जो यहाँ पर है 4 अलग अलग वर्ड यहीं पर एक जगह पर आए। पहला वर्ड कौन सा आया? वर्मी कंपोस्ट, जिसका मतलब क्या है? केचुए की खाद। दूसरा आया कौन सा? वर्मी कल्चर, जिसका मतलब केचुए की खेती करना। तीसरा कौन सा है बेटा? वर्मी कंपोस्टिंग, जिसका मतलब केचुए के या खाद जो है वो बनाने की प्रक्रिया। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया हुई। और लास्ट हमारे पास कौन सा है? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, ओ सॉरी, वर्मी कास्ट। ठीक है, तो वर्मी कास्ट का मतलब केचुए से मिला हुआ हमारा अवशेष। तो ये चारों चीजें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। एक बार इसको सीरीज में भी लिख लें क्या क्या चीज होती है। तो सबसे पहले कौन आएगा? अर्थवर्म। कौन आएगा? केचुआ। केचुआ जो है जब वो मृदा में जाएगा तो मृदा को खाएगा। ठीक है, मृदा को खाने के बाद अपना अवशेष पदार्थ निकालेगा, उसको क्या कहेंगे? वर्मी कास्ट। ठीक है, वर्मी कास्ट जो है जब वो अच्छे से सड़ जाएगा तो उससे बनेगी खाद, जिसको हम क्या कहेंगे? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, इसको बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाई? वर्मी कास्ट, वर्मी कंपोस्टिंग। और लास्ट बात करें तो केचुए की खेती करना क्या कहलाया? वर्मी कल्चर। समझ में आ गई बात? तो 4 चीजें जो है वो हमें इसके लिए बेसिक जो है वो पता होनी चाहिए। लिख लिया? ये लिख लें। केचुए देखे तो है तुमने? ठीक है, डर तो नहीं लगता किसी को? मुझे भी लगता है। कई बार तो उसे गुलाबी कलर के सांप कहते थे। हाँ, सांप जैसे तो होते हैं लेकिन गुलाबी रंग के होते हैं। डरना नहीं चाहिए, बड़े अच्छे जीव होते हैं, आपको काट भी नहीं सकते वो, सबसे अच्छी बात ये। चलिए, लिख लिया? ओके, आगे बात करें बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर टॉपिक है वो क्या है बेटा? हमारे केचुए के प्रकार। अभी आपने मुझे खुद बताया कि एपीजी क्या होते हैं, हमें पता है। एक बार समझ ले कि क्या चीज होती है। तो जब हम बात करते हैं बेटा केचुओं की, तो पहले हमें पता होनी चाहिए कि हमारी जो मृदा है वो मृदा किस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, तो आप अगर कहेंगे कि सर ये तो है सबसे ऊपर कौन सा? ए होराइजन, उससे नीचे कौन सा है? बी होराइजन। ये हमें पता है, सॉइल साइंस में पढ़ लिया हमने। अब हमें यहाँ पर ए और बी के हिसाब से डिवाइड नहीं करना। जब हम अर्थवर्म पढ़ेंगे तो हमें ये जो हमारी लेयर है इसको सिर्फ गहराई के आधार पर बांटना है।
ठीक है। गहराई कितनी याद रखनी है? 1 मीटर। कितनी याद रखनी है? 1 मीटर। मतलब बीच में जो बाउंड्री हमने बना दी वो किसकी है? 1 मीटर की बाउंड्री है, 100 सेंटीमीटर की। ऊपर की मृदा ऊपर रह गई, नीचे की मृदा नीचे रह गई। अब केचुए जो है उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो ऐसा केचुआ होगा जो मृदा के ऊपरी 1 मीटर की सतह पर रहेगा, ठीक है। कितनी मीटर पर रहेगा? 1 मीटर से कम पर रहेगा, ठीक है। इससे ऊपर रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? एपीजिक केचुए। क्या कहेंगे? एपीजिक केचुए, ठीक है। चलो, बीज का अंकुरण याद है? बीज का अंकुरण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक एपीजिक और एक एंडोजिक। यही बात करी थी हमने। एपीजिक का मतलब क्या है? मृदा से ऊपर, और एंडोजिक का मतलब नीचे। बस वही चीज यहाँ पर है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो मृदा की ऊपरी सतह में रहते हैं उनको हम क्या कहेंगे? एपीजिक केचुए। अब बात करेंगे यहाँ पर कि एपीजिक जो है उसका क्या यहाँ पर महत्व है। तो हमने यहाँ पर मृदा की सतह पर क्या लगाया? पौधा लगाया। क्या लगाया? पौधे की जड़ें जो है वो यहाँ पर आ गई 100 सेंटीमीटर। क्या इससे ज्यादा गहरी जाएगी? क्या नहीं जाएगी, यहीं तक रहेगी। पेड़ों की भी लगभग जो है, कईयों की चल जाती है 7-8 मीटर है, किसी की 10 मीटर है, बट हमारी फसलों की जो जड़ें हैं वो यहीं तक रहती हैं, ठीक है। दूसरी बात करें, जो 1 मीटर से नीचे चले गए, ठीक है, ज्यादा गहराई पर है, चाहे वो 10 मीटर हो, 20 मीटर हो, कितना भी हो, जो उससे ज्यादा गहराई पर चले गए उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? एंडोजिक केचुए। कौन से केचुए कहेंगे? एंडोजिक केचुए कहेंगे, ठीक है। ये दूसरे हो गए। अब ये कहां से नीचे बेटा? जड़ से नीचे है या नहीं है? है ना, जड़ से नीचे आ गए। तीसरे जो हमारे केचुए बेटा, जो 1 मीटर से कम पे भी रहते हैं और 1 मीटर से ज्यादा पर भी रहते हैं, ठीक है, दोनों जगह पर। मतलब ये हमारी तरह घूमते रहते हैं इधर उधर, इनको शांति नहीं है, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे केचुए बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? डायोजिक केचुए। क्या कहते हैं? डायोजिक केचुए। तो ये हमारे पास 3 तरह के जो केचुए हैं वो हमें याद रखने हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के। एक है एपीजिक, एक है डायोजिक और एक है एंडोजिक। जो 1 मीटर से कम रहेंगे वो एपीजिक, जो 1 मीटर से ज्यादा रहेंगे एंडोजिक, जो दोनों जगह पर रह सकते हैं वो डायोजिक। कोई डाउट रहा इसके अंदर? नहीं। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और याद रखनी है, उसको देख लें। वो बहुत सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। चलिए अब बात करें बेटा, जब ये हमारे एपीजिक केचुए हैं, हमने कहा कि ये कहाँ पर रह रहे हैं बेटा? जहां पर हमारे पौधे की क्या है? रूट्स है, पौधे की जड़ें जो है उस जगह पर रह रहे हैं। इस चीज को तो हम समझते हैं अच्छे से, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हम बात करेंगे खाद बनाने की या हमारे कृषि में महत्व की, तो इन तीनों में से सबसे अच्छा केचुआ कौन सा होगा? समझ में आ गया? क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये जड़ों के पास रह रहा है और खाद कहाँ चाहिए? इसीलिए सबसे अच्छा, या फिर हम कहें जो सबसे बेस्ट केचुए होंगे वो कौन से होंगे? एपीजिक केचुए होंगे। क्लियर है चीज? आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। कृषि के लिए या एग्रीकल्चर के सबसे बेस्ट केचुए कौन से हैं? एपीजिक, डायोजिक या एंडोजिक या उपरोक्त सभी? तो कौन से आएंगे? एपीजिक आएंगे। एंडोजिक मत करना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि जो हमारे जड़ क्षेत्र में या रूट्स के पास मिलते हैं वो कौन से केचुए हैं? एपीजिक केचुए, ठीक है। अब तीसरी चीज, एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर ए होराइजन और बी होराइजन लिखा ही इसीलिए था कि तुम खुद आंसर दोगे। इन दोनों होराइजन में ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ जो है वो कहाँ मिलता है? ए में मिलेगा। बी के अंदर तो मिनरल्स मिल जाते हैं, सिलिका, आयरन, एल्यूमिनियम सारे, ठीक है। तो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर हमें ज्यादा कहां पर मिलता है बेटा? ए होराइजन में मिलता है। तो एक बात बताओ, एपीजिक केचुए क्या खाएंगे ज्यादा? आ गया आंसर, पता लग गया, ठीक है। तो इससे याद रखना, यहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मिलता है तो एपीजिक केचुए ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा खाते हैं। कितना खाते हैं याद रखना? 90% तो क्या खाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ओम लिखते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। 90% ऑर्गेनिक मैटर, और बच गया 10% बच गया, वो क्या मिली? सॉइल या फिर हम कहेंगे मृदा।
आ गई बात समझ में? ठीक है, इसका जस्ट उल्टा किस में कर देना है, एंडोजिक केचुओं में। क्या यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर है? नहीं है, बहुत कम है। तो हम कहेंगे कि ये 90% तो क्या खाएंगे बेटा, मृदा या सॉइल खाएंगे, और बच गया कितना 10% वो क्या खाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर खा देंगे। ठीक है, कोई डाउट रहा इसमें? अब समझ में आ गया अच्छे से। बनाना चाहो तो ऐसे बना लो। ठीक है, बना लिया? ठीक है, बना लो। फिर लिखने की जरूरत तो नहीं है, अलग अलग से लिखाऊं क्या, इससे समझ जाओगे पक्का? ठीक है, लिख लो फिर। न्यूट्रिएंट्स रिवाइज करके आए इस बार? पोषक तत्व रिवाइज कर लिया पक्का? कितनों ने नहीं किया? कब करोगे? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो भी रिवाइज तो करना पड़ेगा, उसको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? क्वेश्चन उससे आना है, फिक्स है, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम भी मान के चलो तो 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब वो 2 क्वेश्चन है वो मायने रखते हैं, तो 2 क्वेश्चन जो है वो तैयार करने हैं तो न्यूट्रिएंट्स पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स नहीं पढ़ा हुआ है तो मैन्योर और फर्टिलाइजर पढ़ने का इतना मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट है, जैसे आपके कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, ठीक है, वो उसी पर डिपेंड करता है। आपके जो यहाँ पर दूसरे न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ेंगे उनका कार्य क्या है वो भी उसी पर डिपेंड करता है, तो उसको जरूर रिवाइज कर लेना। इसके अलावा एक टॉपिक जो है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है वो है आपका एग्रोमेट्रोलॉजी, मीटीरियोलॉजी, मौसम विज्ञान। ठीक है, वो तो पढ़ लिया अच्छे से, उसको रिवाइज कर लेना। कल संडे का टाइम है तुम्हारे पास, कल बैठ के मीटरोलॉजी रिवाइज कर देना पूरी। ठीक है, क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट वो सुन लो। पहला तो कि हमारा जो वायुमंडल या एटमॉस्फेयर है उसके पार्ट्स। ठीक है, एटमॉस्फेयर के कितने पार्ट हैं? अरे कितनी लेयर है? ऑप्शन दे देते हैं, 4, 5, 6 और 8। कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल, उससे ऊपर मध्य मंडल या मीजोस्फियर, और लास्ट ताप मंडल या थर्मोस्फियर। ठीक है, 4 पढ़ते हैं। चारों की विशेषताएं हैं वो याद रखना। एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल का है ट्रोपोस्फियर। कहाँ उड़ते हैं एरोप्लेन? अरे खुद बोलते हो फिर भूल जाते हो। चलो ठीक है, क्षोभ मंडल छोड़ो। प्लेन या फिर अपना जो एरोप्लेन है वो कहाँ उड़ता है? आसमान में उड़ता है, जमीन पे तो नहीं उड़ेगा, है ना? आसमान में कहाँ उड़ता है? कहते हैं ना बादलों के ऊपर चले। ठीक है, तो बादल कहाँ है? क्षोभ मंडल नीचे तो है, उनके ऊपर चल रहा है, इसका मतलब कहाँ चला गया? बस आ गया आंसर। खुद ही जानते हो, खुद भूल जाते हो, कंफ्यूज क्यों होना। ठीक है,
बादल कहाँ आ गए ये पता लग गया, बादलों से बारिश हो रही है, बादलों से बर्फ भी गिर रही है, बिजली भी गिर रही है, ठीक है। तो सारी चीजें कहाँ हो गई, बस आ गया आंसर। कोई पूछ ले बारिश कौन से मंडल में होती है, सौरमंडल में, ठीक है। ताप जो हमारा टेम्परेचर है उसका कॉन्सेप्ट बता दिया था पहले ही, मेरे को याद है मैंने बताया है। जिसके नाम में ताप आ गया उसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसमें नहीं आया उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं या ऊंचाई बढ़ती है तो समताप मंडल में तापमान बढ़ता है, कम होता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, पहले कम होता है फिर बढ़ता है। क्या आंसर आएगा, पहले कम होता है फिर बढ़ता है। पहले तो कम होता है फिर बढ़ता है, ठीक है। तो लास्ट ये है कि बढ़ता है। आंसर क्या याद रखना है, बढ़ता है। हमें ये याद नहीं रखना पहले कम होता है या बढ़ता है, कहीं नहीं पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। सिंपल सा याद रख लेना, जिसके नाम में ताप आ गया, एक तो ताप मंडल और एक समताप मंडल, ठीक है। मतलब थर्मोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, इन दोनों के अंदर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और बाकी बच गए मीजोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर, इन दोनों के अंदर टेम्परेचर हाइट के साथ क्या होगा, कम हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। चारों परतें याद करना, वो जरूर पढ़ लेना अच्छे से, उसके कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उससे। दूसरा आपको याद करना है आपके जितने भी वायुमंडल के घटक हैं, एटमॉस्फेयर के जितने भी आपके कंपोनेंट्स है, जैसे बारिश है, आपके सौर ऊर्जा है, ठीक है, आपके सोलर रेडिएशन हो गई, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ओके। और उसके बाद याद रखना कि उनको मापते किससे हैं। आपसे पूछ ले वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, किससे करते हैं। देखो ऑप्शन दे देता है इस तरह से, एक तो दे देगा आपको थर्मोमीटर, एक दे देगा आपको बैरोमीटर, एक दे देगा हाइग्रोमीटर, एक दे देगा उसके अंदर टेंशियोमीटर। क्या आंसर आएगा, बैरोमीटर, ठीक है, वो प्रेशर को मेजर करता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखने हैं। लास्ट जो जेट के एग्जाम के लिए बता रहा हूं, और सुपरवाइजर के एग्जाम में भी आता है, इवन AAO के एग्जाम तक में आता है, वो है राजस्थान के वायुमंडल के जो आपके हम कह सकते हैं जलवायु खंड जो है, ठीक है, एग्रो इकोलॉजिकल या एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। कितने हैं टोटल, 10 है, वो याद जरूर कर लेना, ठीक है। उनके अंदर भी बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, एक बार बैठ के ढंग से उसको समझोगे तो हो जाएगा, नहीं हो तो अगली बार बताना, क्लास में रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। 10 है, 10 को डिवाइड कैसे किया वो पता होना चाहिए। फर्स्ट के 3 है, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के 2 है, और लास्ट वाला है वो 5वां अकेला है, ठीक है। इस तरह से उसको डिवाइड किया, कौन कौन से जिले उसमें आते हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आप वहां पर बारिश की बात करोगे तो बारिश बढ़ते हुए क्रम में है, इस चीज को नोट करना, कभी पढ़ो तो उसको देखना। सबसे पहले फर्स्ट में बात करो तो लगभग 200 से 400 mm के आसपास है, और लास्ट 5वें में जाओ तो आपके 1500 नहीं बेटा, 1000 ही है, वो ह्यूमिड है, वो आर्द्र क्षेत्र है, तो 1000 मिलीमीटर के ऊपर है, उसके अंदर 1000 से 1500 मिलीमीटर, 2000 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है, ठीक है। ये चीजें हमको उसके अंदर पढ़ना जरूरी है। तो मीटरोलॉजी रिवाइज करके आ जाओगे, ओके। चलिए फिर बात करें इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपके जहां पर भी हमने लिखा है उसके नीचे एग्जाम्पल जो है लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क करके, किसके, जो हमारे एपिजिक केचुए है। कौन से केचुए, एपिजिक केचुए हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट मार्क करके एग्जाम्पल लिखना। एक का नाम क्या है, आइसिना फोएटिडा, क्या नाम है, आइसिना फोएटिडा। और दूसरा हमारे पास जो बेटा वो कौन सा है, फेरेटिमा इलोंगेटा। कौन सा है, फेरेटिमा इलोंगेटा। और इसी की दूसरी प्रजाति है हमारे पास फेरेटिमा प्रोस्थुमा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है केचुए है, ये कौन से बेटा, एपिजिक है। कौन से केचुए है ये, एपिजिक, जिसको हम किसके लिए उपयोग करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो छोटा सा जो अराइज होता है आपके लिए, उसको देख लें। क्वेश्चन पूछा गया बेटा
कि एक तो आयसिना फोएटिडा है और एक हमारे पास फेरेटिमा इलोंगेटा या प्रोस्ट्यूमा है। इन दोनों में से राजस्थान में कौन सा उपयोग किया जाता है? ठीक है, दो ही ऑप्शन है, दो ही याद रखने, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। इसमें से अगर पूछ ले तो आप याद रखेंगे बेटा, राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो कौन सा है? हमारा आयसिना फोएटिडा। कारण क्या है बेटा कि ये टेम्परेचर को या फिर हाई टेम्परेचर जो है गर्मी को सहन कर सकता है। ठीक है, और ये बिल्कुल पतले से बिल्कुल बारीक से जो है गुलाबी रंग के, डार्क गुलाबी रंग के या लाल रंग के केचुए होते हैं। ठीक है, आपने देखे हुए भी हैं, बारिश के समय पर जो आप देखते हैं वो यही केचुए हैं जो बाहर जमीन पर आ जाते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल पतले से और चलते रहते हैं, दिखते हैं, तो वो हमारे क्या है? आयसिना फोएटिडा है। फेरेटिमा इलोंगेटा थोड़ा सा इसमें मोटाई में ज्यादा होता है, वो इसको हम ज्यादातर जो है यहाँ पर यूज नहीं करते। बट ये जो है इसका जो खाद जो है वो बनने में थोड़ा सा कम टाइम भी लगाता है और बहुत अच्छा खाद बन जाता है। तो दोनों चीजें हैं, बट जिसमें से दोनों में से कंपेयर करके देखें तो राजस्थान में सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? आयसिना फोएटिडा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर अगला कि यहाँ पर कुछ खास चीजें जो हमें याद रखनी है वर्मी कंपोस्ट के लिए। ओके, पहली चीज याद क्या रखनी बेटा कि जो भी हमारा वर्मी कंपोस्ट है उसके लिए उपयुक्त तापमान कौन सा है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंदर उपयुक्त तापमान की तो कितना आएगा? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना याद रखना? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तापमान क्या कहलाता है? वेरी गुड, क्या कहलाता है? रूम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब आपको जहां पर भी वर्मी कंपोस्ट करनी है वहां पर आपको ज्यादा तापमान भी नहीं चाहिए और कम तापमान भी नहीं चाहिए। इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्या है कि जब अधिक तापमान होता है तब केंचुओं की संख्या पर क्या असर पड़ता है? कम हो जाएगी। जब ज्यादा सर्दी पड़ेगी तब भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना चाहिए? जो हमें 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी चीज कि यहाँ पर मॉइस्चर या फिर जो हम नमी जो है वो बनाए रखते हैं वो लगभग कितनी होनी चाहिए? तो वो 30% होनी चाहिए, मिनिमम 30% होनी ही चाहिए। अगर इससे कम होगा तो केचुए जो है वो खत्म हो जाएंगे, उनको वहां पर पानी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसीलिए मिनिमम जो टेम्परेचर जो है वो तो 25 से 30, और मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर कितना होना चाहिए? 30%। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों 30 है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर जो हम बेड बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट के लिए, कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा जो है एक कोई गड्ढा चाहिए या फिर आपने ईंट से कोई दीवार बना दी, इस तरह से एक जो है हमको एक जगह चाहिए। ठीक है, उसके अंदर क्या करना होता है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ हम क्या करते हैं, हमारी जो क्रॉप के रेसिड्यू हैं या हम बात करें हमारी फसल के जो अवशेष हैं, ठीक है, वो रखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हमारा गोबर या फिर हम कह सकते हैं डंग है वो रखते हैं। इस तरह से हम 1 फीट की या फिर आधे फीट की इस तरह से लेयर्स जमाते जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट कहीं से लाकर पहले का बना हुआ वो इसके अंदर डालते हैं, और केचुए डालना चाहो तो केचुए डाल दी। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो कि इस पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, अगर डायरेक्ट गर्मी पड़ेगी तो तापमान इससे ज्यादा चला जाएगा, केचुए खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज याद क्या रखनी है, नमी 30% बनानी, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना होता। ठीक है, अब नमी 30% मिनिमम है, इसका ये मतलब नहीं तुम इसमें पानी भर दो। ठीक है, पानी भर दोगे तो वैसे ऑक्सीजन नहीं रहेगी, केचुए वैसे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसको छिड़काव करना है या उसको नम रखना है। अगर इस तरह से आप रखते हो तो 60 दिन में क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा जो हमारा पार्ट था ये वर्मी कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर एक बात आती है, एग्जाम में कहीं नहीं पूछेगा, तुम्हारे लिए है, तुम कभी भविष्य में करना चाहो तो इस चीज को अपना सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों है अभी बात करेंगे। 60 दिन जैसे ही हुए आपको पता लग गया अब खाद बनना चालू हो गई, तो हम क्या करते हैं, बस पानी देना बंद कर देते हैं। ठीक है, आपने पानी देना बंद किया तो सबसे पहले पानी कहाँ खत्म होगा, ऊपर या नीचे? ऊपर ही होगा, नीचे क्यों होगा?
कुएं के अंदर पानी खत्म होता है तो पहले पानी का खत्म होता है, ऊपर ही होता है ना, तो वही है। ऐसा नहीं कुआं नीचे से खाली हो गया ऊपर भरा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से जैसे ही नमी कम होती है तो केचुए कहाँ चले जाएंगे बेटा, नीचे, और हम ऊपर से खाद जो है वो सारी अलग कर लेते हैं, और फिर वापस इसके ऊपर हमने सारे अवशेष डाले, फिर पानी दे दो, केचुए वापस ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, कि जो आप FIM या फिर कंपोस्ट बेचते हैं जो किसान, वो जानते हैं कि लगभग वो 2 रुपये या फिर 1.5 रुपये किलो के हिसाब से बिकती है। ठीक है, लेकिन जब वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो बेटा ये फार्मर्स के लिए लगभग 8 से 10 रुपये किलो बिकती है इस टाइम पर। कितना, 8 से 10 रुपये किलो, मतलब कितना फायदा है, 400 गुना। कितने गुना, 400 गुना। मतलब जिस जगह आपको 1 रुपये मिल रहा है उस जगह आपको 5 रुपये मिल रहे हैं अब, तो फायदा है या नहीं है। तो फार्मर्स जो है उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेरे जो एरिया है, जिस जगह पर मैं कार्यरत हूँ, उस जगह पर बहुत सारे फार्मर्स हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया और वो काफ़ी जो है बहुत अच्छा अमाउंट कमा भी रहे हैं। दूसरा, इसको जब वो खेती में यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स के अंदर तो कुछ और भी फायदे होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, पहली चीज़, इसके अंदर क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ एक्टिनोमाइसिट्स। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर जो हमारे पास एक्टिनोमाइसिट्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। कितने ज़्यादा होते हैं, लगभग 8 से 10 गुना अधिक होते हैं, 8 से 10 गुना ज़्यादा होते हैं। चलिए, एक्टिनोमाइसिट से जुड़े हुए 2 हमारे पास क्वेश्चन है, दोनों की बात कर ले। जब बारिश होती है तो सौंधी सौंधी खुशबू जो आती है वो किसके कारण है, एक्टिनोमाइसिट्स के कारण। पहला क्वेश्चन वो सबको रटा हुआ है क्योंकि वो पहले आ चुका है। ठीक है, दूसरी चीज क्वेश्चन है कि पौधे में या हमारी फसलों में रोग प्रतिरोधकता किस सूक्ष्म जीव के द्वारा आती है। ठीक है, 4 ऑप्शन, जीवाणु, कवक, विषाणु या एक्टिनोमाइसिट्स। किससे आता है, एक्टिनोमाइसिट्स। ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिट्स का फायदा किससे है बेटा, रोग प्रतिरोधकता में है। किसके अंदर है, रोग प्रतिरोधकता में इसका फायदा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिस जगह आप वर्मी कंपोस्ट यूज करेंगे वहां डिजीजेस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आ गई बात। दूसरी चीज हम समझे तो ये क्या कहता है कि यहाँ पर किसका कंट्रोल हो सकता है बेटा, दीमक का कंट्रोल हो सकता है। कारण क्या है कि मान लो कभी टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कभी मॉइस्चर कम हो गया, तो इसकी वजह से FIM जो बन रहा है, ठीक है, उसके अंदर नुकसान क्या होता है बेटा कि उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता और वो कैसा रह जाता है, कच्चा। ठीक है, और कच्चा रह गया और खाद जो है आपने खेत में डाल दी तो कच्चे गोबर में क्या है, सेल्यूलोज है। क्या है, सेल्यूलोज। और जैसे ही आपने डाला खेत में कौन आ जाएगा, सेल्यूलोज का शत्रु दीमक आ जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, वर्मी कंपोस्टिंग की, तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ कौन काम कर रहा है, केचुआ। ठीक है, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म उसको अच्छे से डाइजेस्ट करके उसको पूरा खत्म कर देता है। ठीक है, तो वहां पर कहीं पर भी खाद के कच्चा रहने की गुंजाइश ही नहीं है। इस वजह से वहां पर किसका नियंत्रण होगा बेटा, दीमक का नियंत्रण होगा। दूसरा, इसके अंदर और किसका नियंत्रण होता है बेटा, खरपतवार का नियंत्रण होता है। किसका होता है, खरपतवार का नियंत्रण भी होता है। किस तरह से कि हमारे जो गोबर है उसके अंदर हमारे जो पशु है, हमारे एनिमल्स है बेटा, वो क्या खाएंगे, पेड़ पौधे खाएंगे। कई बार वो वीड भी खा लेते हैं। ठीक है, वो खा लिया तो गोबर के साथ वीड के सीड भी वापस बाहर आ गए। और जब हम उनको डिकम्पोज करते हैं और सही से डिकम्पोज नहीं हुए और आपने उनको वापस डाल दिया खेत में, तो उसी के साथ वीड उग जाते हैं। कई बार आप देखते हैं ना, जिस जगह रोड़ी बनी हुई है या फिर गोबर की खाद कहीं रखी हुई है तो उसमें छोटे छोटे पौधे निकल रहे होते हैं, देखा हुआ है। ठीक है, उसका कारण क्या है, उसका डिकम्पोजिशन सही से नहीं हुआ। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में कभी भी वीड नहीं उगता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर केचुए जो है उसको पूरा डिकम्पोज कर देते हैं। तो इसीलिए वर्मी कंपोस्ट से 2 चीजों का कंट्रोल बहुत अच्छे से होता है, एक तो टर्माइट और एक कौन सा है, वीड। ठीक है, फिर बात करें लास्ट इसके अंदर, तो हमारे जो वर्मी कंपोस्ट है उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, ऑक्सिन जैसे रसायन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ऑक्सिन जैसे रसायन जो है वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, पौध वृद्धि होती है। क्या होती है बेटा,
प्लांट ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है। तो जिस तरह से आप यूरिया डालते हैं और तीसरे चौथे दिन ही आपकी जो क्रॉप है वो ग्रो करने लग जाती है, तो सेम वही इफेक्ट वर्मी कंपोस्ट से होता है। आप इसको जैसे ही क्रॉप में डालेंगे तो 1 वीक के अंदर अंदर आपकी क्रॉप जो है वो बहुत अच्छा ग्रो करती है। ठीक है, तो यूरिया यूज करें या वर्मी कंपोस्ट? हम तो यूरिया ही करेंगे सर, वर्मी कंपोस्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, रीजन क्या है कि ये कम अमाउंट में भी चाहिए। अमाउंट की बात कर ले तो FIM को कितनी मात्रा में दिया था बेटा? FIM मात्रा में दिया जाता है 10 से 15, कितना देते हैं? लगभग 10 से 15 टन या कुंटल? टन। ठीक है, यहीं से याद रख ले। जब हम बात करेंगे बेटा FIM की, तो FIM को कितना देते हैं? लगभग 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। ये तो किसके लिए देते हैं? फसलों में। किसके अंदर देंगे? फसलों में। लेकिन जब बात करें कि हमारी जो सब्जियां हैं उसके अंदर हम कितना देते हैं? 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर। किसके अंदर दिया जाता है बेटा? सब्जियों में दिया जाता है। ठीक है, जो आपकी वेजिटेबल्स है उसके अंदर ज्यादा चाहिए होता है, लगभग 20 से 25 टन पर हेक्टेयर, और फसलों में कितना चाहिए? 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। लेकिन वर्मी कंपोस्ट की बात करो तो इसका जो अमाउंट है वो कितना चाहिए? बस 5 से 6 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये बहुत कम अमाउंट हो गया, लगभग उससे आधा हो गया। ओके, तो आधा अमाउंट चाहिए वर्मी कंपोस्ट का, तो हमारे जो पैसे लगने थे वो भी कम लगेंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी बचेगा, और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, खरपतवार भी कम हो रहे हैं, दीमक भी कम हो रही है, आपके रोग प्रतिरोधकता भी मिल रही है, तो इसीलिए ये काफी अच्छा होता है। दूसरा, जो हमारे अर्थवर्म है इनसे कोकून बनते हैं। क्या बनते हैं? कोकून। ठीक है, उन कोकून से नए अर्थवर्म निकलते हैं। तो ये जो वर्मी कास्ट जो हमने बात करी, जिसमें हमने क्या कहा? वर्मी कंपोस्ट या फिर वर्मी कास्ट क्या थी बेटा? केचुए का अवशेष। ठीक है, उस अवशेष के साथ कोकून भी होते हैं। ओके, तो अगर आप इस खाद को खेत में डालेंगे तो कोकून से अर्थवर्म निकलेंगे, और वो आपकी जो मिट्टी है उसको क्या करते हैं? पोली करते हैं, मतलब उसको बिल्कुल भुरभुरा सा बना देते हैं, उसको भी बहुत अच्छा कर देते हैं। इस वजह से ही हम उसे क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान का मित्र। सुना हुआ है किसान का मित्र? ठीक है, तो उसको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। तो आपकी कॉपी के ऊपर कहीं पर भी लिख ले, अर्थवर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। ठीक है, किसान का मित्र कहते हैं। ओके, एक और मित्र है जिसको हम गरीब का मित्र कहते हैं, आलू। ठीक है, गरीब का दोस्त, गरीब का मित्र जो है, पुअर मैन्स फ्रेंड कौन है? आलू है। तो यहां पर दूसरी चीज याद रखें, पुअर मैन्स फ्रेंड जो है वो कौन है? आलू है। तो ये दोनों फ्रेंड ही है। ठीक है, पहला फ्रेंड किसका है? फार्मर का। कौन है? अर्थवर्म। दूसरा फ्रेंड कौन है? पुअर मैन या फिर गरीब का फ्रेंड है, वो कौन है? आलू है। ठीक है, दोनों चीजें लिख ले लास्ट में। चलो लिख लिया? अगली बात करें बेटा किसकी? ग्रीन मैन्योरिंग की। तो ग्रीन का मतलब क्या है? हरा। मैन्योर का मतलब खाद। तो इसको हम हिंदी में सिंपल क्या कहते हैं बेटा? हरी खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? हरी खाद। और हरा कौन होता है? प्लांट होता है। कौन होता है? प्लांट। तो प्लांट से सीधा क्या बना रहे हैं हम? खाद बना रहे हैं। अभी तक जो भी हमने बात करी, चाहे वो हमारा FIM हो, कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, हमने फसल को उगाया, उसको काटा, काटने के बाद उसको डीकंपोज करा, और उसके बाद उसको खाद में बना दिया, उसको कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हरी खाद बना रहे हैं। मतलब प्लांट हरा है, खेत में है, उसी टाइम हम उसको खेत में मिला देते हैं। बस इतनी सी चीज याद रखनी है और कुछ नहीं। बाकी सब जगह जब हमारा ग्रेन अलग कर लिया, हमारा सीड अलग कर लिया, बचा हुआ जो चारा है, ठीक है, या फिर पशु ने खा लिया, गोबर बन गया, उस अवशेष को यूज करा। हम यहाँ पर किसी भी रेसिड्यू को यूज नहीं कर रहे हैं, अवशेष को यूज नहीं करेंगे। हम प्लांट को ही किसके रूप में यूज कर लेंगे? खाद के रूप में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर डेफिनेशन जो है अगर अपन देखना चाहे तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं,
कि जो भी हमारे पौधे हैं या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो फसल है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, हरी अवस्था में, कौन सी अवस्था में बेटा, हरी अवस्था में खेत में पलटना या खेत में मिलाना, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, खेत में मिला देते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, हरी खाद कहेंगे। यहां पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहां पर फसल जो है वो तो अभी है इस टाइम पर, लेकिन यहां पर जो फसल रही उसको हमने क्या किया, हमारे ट्रैक्टर की सहायता से उसको हमने काट कर किसके अंदर मिला दिया, इसी मिट्टी में मिला दिया। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग या फिर हरी खाद कहेंगे। समझ में आ गई बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ चीजें याद रखनी है, वो हमारे लॉजिकल बेसिस पर है। एक बात बताओ, आप हरी खाद उपयोग कर रहे हो किसके लिए, मतलब उससे पौधे को क्या मिलेगा ये बताओ। चलो ठीक है, एक तो क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट तो मिलेंगे ना, पोषक तत्व तो मिलेंगे ही, पोषक तत्व है उनके अंदर, ठीक है। चलिए अब बात कर लें ऑर्गेनिक मैटर की, तो ऑर्गेनिक मैटर तो सभी फसलों में होगा, है ना, सबके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, तो सब में ऑर्गेनिक मैटर मिल गया। लेकिन जब पोषक तत्वों की बात करेंगे तो उस समय पर यह कहना है कि हमें ऐसी फसल उपयोग करें जो पोषक तत्वों को क्या करती हो, इकट्ठा करती हो, ठीक है। और प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन सा है, नाइट्रोजन। सबसे पहले जो यूज होगा वो कौन सा है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को इकट्ठा कौन करता है, बिल्कुल दलहनी फसलें, लेग्यूमिनस क्रॉप्स। इसीलिए याद रखना, जो भी ग्रीन मैन्योरिंग है उसके लिए हम जब बात करते हैं कि सर्वाधिक उपयोगी या फिर सर्वाधिक उपयुक्त फसलें कौन सी है, तो हम कहेंगे कौन सी बेटा, दलहनी फसलें। कौन सी फसलें हैं, दलहनी फसलें। वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो है, लेग्यूमिनेसी फैमिली या फेबेसी फैमिली की, वो हमारे लिए क्या होती है बेटा, सबसे ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, इनको हमें याद रखना है, ठीक है। दूसरी हम बात करें बेटा कि ये जो हमारी फसल है या फिर हमारा पौधा है उसको हम कौन सी अवस्था में खेत में मिलाते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है कि कब खेत में मिलाया जाता है। एक ऑप्शन दे दिया वानस्पतिक वृद्धि अवस्था, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज, जिस टाइम पर उसके पत्तियां बन रही है, उसकी शाखाएं बन रही है। दूसरा ऑप्शन दे दिया उन्होंने 25% फ्लावरिंग, मतलब जब पूरी फसल जो है उसमें से 25% के आसपास जो पौधे उनमें फूल आ चुके हैं। तीसरा ऑप्शन दिया उन्होंने 50% फ्लावरिंग स्टेज, मतलब जहां पर 50% जो है फूल आ चुके हैं। तीसरा उन्होंने दिया उसके अंदर पॉड फॉर्मेशन स्टेज, मतलब जब फलियां बन गई है या दाने बन रहे हैं, तो हम कब यूज करेंगे बेटा, याद रखना 50% फ्लावरिंग स्टेज, मतलब 50% जब हमारी फसल के अंदर क्या हो चुका हो, पुष्पन हो चुका हो, उस समय पर हम खेत में मिलाना सही समझते हैं। कारण क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्तरीकरण तो हो ही रहा है, बिल्कुल सही है वो। और कोई कारण, पोषक तत्व ज्यादा मिलते हैं। अच्छा चलो, इसको खेत में मिलाने के बाद इसका क्या होगा, ठीक है। अपघटन से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो सॉइल में पढ़ चुके हो, CN रेशो पढ़ा हुआ है। तो जिस टाइम पर फ्लावरिंग स्टेज आती है उस टाइम पर क्रॉप का CN रेशो जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है। ये उसका लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब CN रेशो बहुत कम है तो अपघटन जल्दी होगा या लेट होगा, जल्दी होगा, ठीक है। CN रेशो कम होता है तो अपघटन जल्दी होता है, और CN रेशो ज्यादा होता है 20:1 से, तो उस टाइम अपघटन क्या होता है, धीरे होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब यहाँ पर फ्लावरिंग स्टेज आती है उस समय पर CN रेशो जो है वो कम रहता है, इसीलिए अपघटन जल्दी होता है, इसीलिए हम इसको फ्लावरिंग स्टेज पर खेत में मिलाना पसंद करते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अंदर एक मिनट, वापस पीछे लेना था।
कोई नहीं, अब तो चला गया वो। एक मिनट वापस से इसको कर रहे हैं। ओके, ये वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना बेटा, एक तो डेफिनेशन वो तो लिख ली होगी, नहीं लिखी तो अब पड़ोसी से संपर्क करो, ठीक है, क्योंकि वो तो चला गया। दूसरी बात करें कि कौन सी क्रॉप्स यूज करते हैं, तो हमारी दलहनी फसलें। स्टेज कौन सी है, 50% पुष्पन अवस्था जो है उस समय पर हम खेत में मिलाते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें जो है वो मेन इसके अंदर अपन को याद रखनी है। ओके, डेफिनेशन लिखी ली, इसके अंदर क्यों यूज करते हैं वो दोनों कारण हमने लिख लिया बेटा। एक तो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, उसके अलावा क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स या फिर हम कह सकते हैं पोषक तत्व मिलते हैं।